हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विद्या की जर्नी। आज हम लोग सीडीपी के महत्वपूर्ण प्रश्न सुनेंगे और सुनते सुनते हमसे बहुत आसानी से बनने लगेंगे। सारे प्रश्न एकदम बिल्कुल बहुत आसान लगने लगेंगे। सबसे तेज शारीरिक विकास किस अवस्था में होता है? सबसे तेज शारीरिक विकास किशोरावस्था में होता है। शारीरिक वृद्धि और विकास को और किस नाम से जानते हैं? शारीरिक वृद्धि और विकास को और क्या कहते हैं? यानी अवृद्धि एवं विकास। शारीरिक वृद्धि विकास को अवृद्धि एवं विकास भी कहते हैं। बाल विकास में क्या होता है? वातावरण और अनुभव की भूमिका पर बल दिया जाता है। बाल विकास में वातावरण और अनुभव की भूमिका पर बल दिया जाता है। बालक प्रथम 6 वर्ष में दूना सीख लेता है। ये किसका कथन है? बालक प्रथम 6 वर्ष में दूना सीख लेता है। किसका कथन है? तो गैसेल का। गैसेल के अनुसार बालक प्रथम 6 वर्ष में दूना सीख लेता है। शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है। ये किसने कहा? शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है। किसने कहा? वेलेंटाइन ने कहा। शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है वेलेंटाइन के अनुसार। शैशवावस्था में बालक का भार बालिका से अधिक होता है। शैशवावस्था में बालक का भार बालिका की भार से अधिक होता है। शैशवावस्था में बालक का भार बालिका के भार से अधिक होता है। विकास के परिणाम स्वरूप व्यक्ति की नवीन विशेषताओं और नवीन योग्यताएं प्रस्फुटित होती हैं। किसने कहा? विकास के परिणाम स्वरूप व्यक्ति की नवीन विशेषताओं और नवीन योग्यताएं प्रस्फुटित होती हैं। किसने कहा? तो ये किसका कथन है? तो मुनरो का कथन है। ये मुनरो का कथन है कि विकास के परिणाम स्वरूप व्यक्ति की नवीन विशेषताओं और नवीन योग्यताएं प्रस्फुटित होती हैं। ये मुनरो का कथन है। बालक का विकास प्रारंभ होता है गर्भावस्था से। बालक का जो विकास होता है वो प्रारंभ हो जाता है गर्भावस्था से। बच्चे के विकास के सिरस्थ सिद्धांत के अनुसार विकास सिर से पैर तक होता है। बच्चे के विकास में जो सिरस्थ सिद्धांत है उसके अनुसार विकास सिर से पैर तक होता है। विकास के बारे में कौन सा कथन, विकास के बारे में क्या सही है? तो विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है। विकास जो होता है वह विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है। विकास का अर्थ है, अब देखते हैं विकास का अर्थ क्या है। तो परिपक्वता एवं अनुभव के फलस्वरूप, परिपक्वता एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की जो श्रृंखला है वो विकास है। परिपक्वता एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की जो श्रृंखला है वो विकास है। विकास शुरू होता है कब से? प्रसव पूर्व अवस्था से, यानी विकास गर्भावस्था से शुरू हो जाता है। मानव विकास है मात्रात्मक तथा गुणात्मक दोनों होता है। मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों मानव विकास है। मानव विकास है मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों। प्रारंभिक बाल्यावस्था किस अवधि की ओर संकेत करती है? तो 2 से 8 वर्ष। प्रारंभिक बाल्यावस्था जो होती है वो 2 से 8 वर्ष होती है। बच्चे का विकास परिणाम है आनुवंशिकता और पर्यावरण। बच्चे का जो विकास होता है वह आनुवंशिकता और पर्यावरण के मेल से होता है। कौन सा विकास सिद्धांत है? सभी की विकास दर समान नहीं होती। विकास का जो सिद्धांत है वह है विकास का जो दर है विकास की एक समान नहीं होती है। सभी का विकास अलग अलग होता है। विकास की गति एक व्यक्ति से दूसरे से भिन्न होती है, किंतु यह एक क्या है? क्रमबद्ध और व्यवस्थित अनुगमन करती है, नमूने को अनुगमन करती है। विकास का सिर पदाभिमुख दिशा है सिर से पैर की ओर। वंशानुक्रम जन्मजात व्यक्तिक गुणों का योगफल है। वंशानुक्रम जन्मजात व्यक्तिक गुणों का योगफल है। औसत बुद्धि वाले बालकों की बुद्धि लब्धि सामान्यतः 90 से 110 होती है।
औसत बुद्धि वाले बालकों की बुद्धि लब्धि सामान्यतः 90 से 110 होती है। साइमन बिने परीक्षण का प्रयोग करके मनोवैज्ञानिक टर्मन ने वर्ष 1916 में बुद्धि लब्धि को निम्नलिखित वर्गीकरण प्रस्तुत किया है। को कुछ इस प्रकार है। 140 बुद्धि लब्धि जिनकी 140 या उससे अधिक हो उन्हें हम प्रतिभाशाली बालक कहेंगे। 140 या उससे अधिक बुद्धि लब्धि वाले बच्चे को हम प्रतिभाशाली कहेंगे। 120 से 140 अतिश्रेष्ठ बोलेंगे। 120 बुद्धि लब्धि जिनकी 120 से 140 तक हो उन्हें अतिश्रेष्ठ के श्रेणी में रखा जाता है। 110 से 120 की बुद्धि लब्धि 110 और 120 के को हम श्रेष्ठ बुद्धि के अंतर्गत रखते हैं। 110 और 120 के अंतर में बुद्धि को हम श्रेष्ठ बुद्धि कहते हैं। 90 से 110 औसत सामान्य बुद्धि को कहते हैं। 90 से 110 औसत या सामान्य बुद्धि कहते हैं। 90 से 110 औसत बुद्धि या सामान्य बुद्धि कहते हैं। 80 से 90 में मंद बुद्धि आते हैं। 80 से 90 मंद बुद्धि वाले आते हैं। और 70 से 80 छेड़ बुद्धि, 70 से 80 छेड़ बुद्धि, 70 से कम निश्चित छेड़ बुद्धि, 70 से कम निश्चित छेड़ बुद्धि और 50 से 70 अल्प बुद्धि। जो 50 और 70 के बीच की बुद्धि लब्धि है वो है अल्प बुद्धि। बुद्धि के प्रकार उसको अल्प बुद्धि नाम से जाना जाता है। 20 से 50 मूर्ख बुद्धि, 50 से 70 ये अल्प बुद्धि, जबकि 20 से 50 मूर्ख बुद्धि, 20 से 25 से कम महामूर्ख, 20 या 25 से कम महामूर्ख, 20 या 25 से कम महामूर्ख की संज्ञा दी जाती है। किसी सहायता के बिना चलने की जो औसत आय होती है, किसी सहायता के बिना जो बच्चों में चलने की जो औसत आय होती है वो होती है 13 से 14 महीने तक। 13 से 14 महीने में बच्चे बिना सहायता के चल सकते हैं। भाषा कौशलों के रूप में परिणत 4 आधारभूत क्रियाएं शामिल होती हैं। नंबर 1 सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। ये 4 कौशल हैं। सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ये ऐच्छिक क्रियाएं हैं। ये ऐच्छिक क्रियाएं हैं। जो भाषा के 4 कौशल हैं, आप एक ट्रिक द्वारा याद कर सकते हैं। सुबो पली यानी सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। पियाजे ने संज्ञानात्मक अवस्था को यानी मानसिक विकास को 4 भागों में विभाजित किया। पियाजे जो संज्ञानात्मक अवस्था है जिसको मानसिक विकास भी कहते हैं, 4 भागों में विभाजित किया है। कौन कौन से? तो नंबर 1 संवेगात्मक गामक अवस्था जो 0 से 2 वर्ष है। संवेगात्मक गामक अवस्था जो 0 से 2 वर्ष। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो 2 से 7 वर्ष है। नंबर 2 पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो 2 से 7 वर्ष है। नंबर 1 संवेगात्मक गामक अवस्था जो 0 से 2 वर्ष है। नंबर 2 पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो 2 से 7 वर्ष है। और नंबर 3 मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो 7 से 11 वर्ष है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था जो चौथा है वो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था है जो 11 से 15 वर्ष तक। चौथा है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था जो 11 से 15 वर्ष तक होता है। ये पियाजे के संज्ञानात्मक अवस्था के 4 स्टेज हैं। थॉर्नडाइक ने बुद्धि को 3 वर्गों में विभाजित किया है। थॉर्नडाइक ने बुद्धि को 3 वर्गों में विभाजित किया है। नंबर 1 अमूर्त बुद्धि, नंबर 2 सामाजिक बुद्धि, नंबर 3 गामक या यांत्रिक बुद्धि। नंबर 1 अमूर्त बुद्धि, नंबर 2 सामाजिक बुद्धि और नंबर 3 गामक या यांत्रिक बुद्धि। बुद्धि को प्रभावित करने वाले कारक। अब बुद्धि को
कौन कौन से प्रभावित करते हैं, जो कारक होते हैं उनका नाम सुन लीजिए। आप सुन के बहुत आसानी से एक एक चीज़ आप समझ सकते हैं। बुद्धि को जो प्रभावित करने वाले कारक हैं तो वंशानुक्रम है, और फिर प्रजाति है, लिंग है, वातावरण है, स्वास्थ्य है, आयु है। ये बुद्धि को प्रभावित करते हैं। वंशानुक्रम, प्रजाति, लिंग, वातावरण, स्वास्थ्य, ये सब बुद्धि को प्रभावित करने वाले कारक हैं। प्रजाति ऐसे व्यक्तियों का समूह है। प्रजाति जान लेते हैं क्या है। प्रजाति ऐसे व्यक्तियों का समूह है जिनमें त्वचा, रंग, नाक का आकार, बालों के प्रकार इत्यादि कुछ अस्थायी शारीरिक विशेषताएं मौजूद होती हैं। प्रजाति ऐसे व्यक्तियों का समूह है जिनमें त्वचा का रंग, नाक का आकार और बालों के प्रकार इत्यादि कुछ शारीरिक विशेषताएं मौजूद होती हैं। हर्बर्ट रिजले ने भारत के लोगों को 7 प्रजातियों में बांटा है। हर्बर्ट रिजले ने भारत के लोगों को 7 प्रजातीय समूहों में बांटा है। नंबर 1 तुर्क ईरानी। नंबर 1 तुर्क ईरानी। नंबर 2 भारतीय आर्य। नंबर 3 शक द्रविड़। नंबर 4 आर्य द्रविड़। नंबर 5 मंगोल द्रविड़। नंबर 6 मंगोलाव। नंबर 7 द्रविड़। हर्बर्ट रिजले ने ये 7 प्रकार के भारत के लोगों को 7 प्रजातियों के समूह में बांटा है। एक बार फिर से सुनते हैं। तुर्क ईरानी नंबर 1, नंबर 2 भारतीय आर्य, नंबर 3 शक द्रविड़, नंबर 4 आर्य द्रविड़, नंबर 5 मंगोल द्रविड़, नंबर 6 मंगोलाव, नंबर 7 द्रविड़। अधिगम की प्रमुख विधियां निम्नलिखित। अधिगम की जो विधियां हैं वो प्रमुख निम्नलिखित हैं। अब सुनते हैं। नंबर 1 पूर्ण विधि। नंबर 2 वाद विवाद विधि। नंबर 3 करके सीखना। नंबर 4 निरीक्षण परीक्षण करके सीखना। नंबर 4। नंबर 5 वाचन विधि। नंबर 6 अनुकरण विधि। नंबर 7 प्रयास त्रुटि विधि। नंबर 8 पूर्ण विधि। नंबर 9 अंश विधि। नंबर 10 अंतराल विधि। अधिगम की ये प्रमुख विधियां हैं जो इस प्रकार है। एक बार फिर से सुनती हैं। नंबर 1 पूर्ण विधि। नंबर 2 वाद विवाद विधि। नंबर 3 करके सीखना। नंबर 4 निरीक्षण परीक्षण करके सीखना। नंबर 5 वाचन विधि। नंबर 6 अनुकरण विधि। नंबर 7 प्रयास त्रुटि विधि। नंबर 8 पूर्ण विधि। नंबर 9 अंश विधि। नंबर 10 अंतराल विधि। ये अधिगम की कुछ विधियां हैं। लॉरेंस कोहलबर्ग ने 10 से 16 वर्ष की आयु के वर्ग में बच्चों के व्यवहार का विश्लेषण किया तथा पियाजे ने नैतिक विकास के अपने सिद्धांत को विस्तारित, परिवर्तित एवं मार्जित किया। कोहलबर्ग ने अपने नैतिक विकास के सिद्धांत में 3 प्रमुख स्तर माना जो निम्नलिखित है। कोहलबर्ग ने नैतिक विकास को 3 वर्गों में बांटा। नंबर 1 पूर्व परंपरागत स्तर। नंबर 2 परंपरागत स्तर। नंबर 3 उत्तर रूढ़िगत स्तर। नंबर 1 कोहलबर्ग ने नैतिक विकास के सिद्धांत में 3 प्रमुख स्तर को माना है। नंबर 1 पूर्व परंपरागत स्तर। नंबर 2 परंपरागत स्तर। नंबर 3 उत्तर रूढ़िगत स्तर।
एक अच्छे शिक्षक के निम्नलिखित गुण होने चाहिए। कौन कौन से होने चाहिए, ये हम एक नज़र में सुनते हैं और उसको समझते हैं। एक अच्छे शिक्षक में निम्नलिखित गुण होने चाहिए। नंबर 1, गतिविधियों के निर्माण की क्षमता। नंबर 1, गतिविधियों की निर्माण की क्षमता। नंबर 2, स्पष्ट निर्देश। नंबर 2, स्पष्ट निर्देश। नंबर 3, बच्चे की मानसिक क्षमता पहचानना। नंबर 3, बच्चे की मानसिक क्षमता को पहचानना। नंबर 4, व्यक्तिक विभिन्नताओं का ज्ञाता होना। व्यक्तिक विभिन्नताओं का ज्ञाता यानी टीचर को व्यक्तिक विभिन्नताओं के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। निरंतर सीखने वाला अगर टीचर को पढ़ाना है तो उसे हमेशा निरंतर कुछ न कुछ सीखना पड़ता है और सीखना चाहिए। तो निरंतर सीखने वाला अगर अच्छा शिक्षक है तो वो निरंतर सीखता रहता है। शिक्षक वस्तु का पर्याप्त ज्ञान। शिक्षक को विषय वस्तु का जो पढ़ा रहा है उसकी पर्याप्त नॉलेज हो, यानी विषय वस्तु का पर्याप्त ज्ञान हो। किसी विषय व वस्तु के प्रति झिझक ना होना। नंबर 7, किसी विषय व वस्तु के प्रति झिझक ना होना। और नंबर 8, पूर्व ज्ञान से जोड़ना। पूर्व ज्ञान से अगर बच्चों को पढ़ा रहा है तो वह पूर्व ज्ञान से उसे जोड़े कि कहाँ पढ़ाए थे, कहाँ पढ़े हो, उसके बाद क्या पढ़ना है। शिक्षण पूर्व योजना बनाना। नंबर 9, शिक्षण पूर्व योजना बनाना। वक्ता के साथ अच्छा श्रोता भी होना। टीचर का एक गुण है कि वक्ता के साथ वह अच्छा श्रोता भी हो। लोकतांत्रिक कक्षा का निर्माण करना। लोकतांत्रिक कक्षा का निर्माण करना। पूर्वाग्रहों से मुक्त होना। पूर्वाग्रहों से मुक्त होना ये टीचर का लक्षण होना चाहिए। पक्षपात रहित होना। पक्षपात नहीं होना चाहिए। जो टीचर होते हैं उनके अंदर पक्षपात नहीं होना चाहिए, तो यानी पक्षपात रहित व्यवहार उनका होना चाहिए। ये अच्छे शिक्षक के गुण हैं। भय मुक्त कक्षा। और कक्षा में अगर टीचर पढ़ा रहा है तो उसकी भय मुक्ति यानी कि उससे सारे बच्चे डर के सहम के बैठे ना रहें, ये भी एक टीचर का गुण है। अगर टीचर पहुंचता है तो हंसी खुशी का माहौल रहे और अच्छा सा उसका कक्षा रहे। कैटल द्वारा निर्मित 16 पीएफ, जो कैटल द्वारा निर्मित है वो 16 पीएफ का प्रयोग व्यक्तित्व मापन में प्रयुक्त होता है। जो कैटल द्वारा 16 पीएफ का प्रयोग किया जाता है वो व्यक्तित्व मापन में किया जाता है। ये 17 वर्ष से अधिक आयु वाले व्यक्तियों के 16 शील गुणों को मापा जाता है। ये जो व्यक्तित्व मापन है उसमें 17 वर्ष से अधिक आयु वाले व्यक्तियों में 16 शील गुणों को मापा जाता है। फ्रेंड्स, ये ऑडियो आपको कैसा लगा, और अगर ये अच्छा लगे और आपके लिए हेल्पफुल हो तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट ऑडियो या वीडियो में।